क्या हो अगर किसी देश की आजादी ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए, जहां मस्जिदों की अजहनें अब गोलियों की आवाज में डूब जाए और आसमान से बरसती बारिश नहीं बल्कि आग के गोले हों। सूडान, वो देश जो कभी अफ्रीका का गर्व कहलाता था, आज वहां की मिट्टी लाल है खून से। लेकिन इस बार जंग सिर्फ दो जनरलों की नहीं है। इस बार सवाल है, क्या कोई बाहरी ताकत इस आग में तेल डाल रही है? और क्या वाकई यूएई पर सूडान को तोड़ने, बांटने और खामोशी से हिंसा का सौदा करने के आरोप सच हैं? इस वीडियो में हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छुपा रही है। कैसे सत्ता की हवस, तेल की राजनीति और अरब देशों के छिपे हाथ ने सूडान को जिंदा लाश बना दिया। यहां मौत बिक रही है और इंसानियत मोल भाव में है। पर रुकिए, असली सवाल अभी बाकी है। क्या ये युद्ध सूडान तक सीमित रहेगा या जल्द ही पूरे अफ्रीका को अपनी आग में झोंक देगा? इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे खतरनाक सत्ता साजिश है, जहां दोस्त दुश्मन बने और धर्म ने राजनीति का नकाब पहन लिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप अभी देखने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं, आने वाले समय की चेतावनी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सूडान में दो जनरलों की लड़ाई बनी, खूनी जंग। सैटेलाइट इमेज में सूडान की धरती दिखी लाल। क्या है इस सिविल वॉर का कारण? क्यों 2 बार तख्ता पलट के बाद भी इस देश में शांति नहीं आई? क्यों आजादी बनी सूडान के लिए अभिशाप? क्या है आरएसएफ और क्यों इस पर लगे मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के आरोप? क्यों सूडान की आर्मी ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है? ऐसा क्या हुआ अल फाशिर में कि दुनिया हैरान रह गई? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। 1.886 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करने वाला सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जो 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इनमें उत्तर में मिस्र और लीबिया, पूर्व में लाल सागर और इरिट्रिया, दक्षिण में इथियोपिया और दक्षिण सूडान तथा पश्चिम में चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य शामिल हैं। सूडान और दक्षिण सूडान पहले एक ही देश हुआ करते थे और पूरे अफ्रीका महाद्वीप के 8% क्षेत्रफल के साथ यह सबसे बड़ा देश भी था। लेकिन फिर 2011 में हुए संघर्ष के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह एक ही भूमि के 2 टुकड़े हुए। दक्षिण सूडान अलग देश बना, जबकि सूडान एक अलग देश रह गया। दक्षिण सूडान अभी भी विकासशील चरण में है, जबकि सूडान के हालात बद से बदतर हैं। यह एक मुस्लिम देश है जहां 51.66 मिलियन यानी 5 करोड़ 16 लाख से अधिक आबादी में से लगभग 90 से 92% लोग मुस्लिम हैं और वे भी सुन्नी समुदाय से संबंध रखते हैं। मतलब सूडान एक सुन्नी बहुल देश है जिस पर 1820 में मिस्र का शासन हुआ करता था। लेकिन फिर सूची में ब्रिटिश भी शामिल हो गए और दोनों देशों के बीच महदी विद्रोह हुआ। इसका समाधान यह निकला कि अब ब्रिटिश और मिस्री मिलकर सूडान पर शासन करेंगे। इस तरह 1899 से लेकर 1956 तक यह देश मिस्र और अंग्रेजों दोनों की गुलामी में रहा, जिसे एंग्लो मिस्र कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। पर हर देश की तरह सूडान की आजादी का वक्त भी आया और 1 जनवरी 1956 को इसे एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। वैसे तो आजादी हर देश के लिए फायदे का सौदा रही है, लेकिन सूडान के मामले में आजादी कभी भाग्यशाली रही ही नहीं। तब से लेकर अब तक यह देश कभी तख्ता पलट, कभी सैन्य शासन, दंगे, हिंसा, नरसंहार और गृह युद्ध जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के बीच जंग हो रही है वह खूनी खेल में तब्दील हो चुकी है, जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है। यह जंग असल में सेना के 2 जनरलों के बीच चल रही है, जिनमें से एक देश के राष्ट्रपति हैं तो दूसरे उपराष्ट्रपति। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करते हो, जरूरत पड़ने पर दुश्मन से भी हाथ मिलाते हो और वक्त आने पर भाई को भी कुचल देते हो। इसका नशा कुछ ऐसा है कि चाहे पुरानी दोस्ती हो या रिश्तेदारी, कोई लंबे समय तक टिकती नहीं। और इस कहावत पर सूडान बिल्कुल सटीक बैठता है, जहां 2 जनरल सत्ता के लिए अपने देश में हाहाकार मचा रहे हैं, 2 सेनाओं को आपस में भिड़वा रहे हैं और मासूम लोगों को मरवा रहे हैं। देश की राजधानी खार्तूम खर्तुम जंग का मैदान बन चुकी है।
बम दागे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और लोग जान बचाने के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब तो हालात और भी बदतर हो गए हैं, क्योंकि यह जंग दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले रही है। खार्तूम खर्तूम से लेकर दारफुर दरफुर तक हर सड़क खून से लाल नजर आ रही है। हर घर में मातम है और हर आवाज में डर और मायूसी फैली हुई है। लोगों के लिए न खाने को कुछ बचा है, न पीने को। बिजली गुल हो चुकी है, अस्पतालों को आग के हवाले कर दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र के 3 अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर है, जिसकी वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से सूडान में खाद्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कारण वहां के आम नागरिकों के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। असल में यह पूरी घटना शुरू होती है 2019 से। 1995 के बाद से वहां उमर अल बशीर राष्ट्रपति की गद्दी पर थे। वे पूर्व सैन्य अधिकारी भी रह चुके हैं और 1989 से लगातार देश के अलग अलग पदों पर बने रहे। यानी उमर के अधीन देश में सैन्य ताकत का वर्चस्व था, लेकिन देश की जनता चाहती थी कि उनका देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, जहां वोटिंग के अधिकार भी हों और अपनी मर्जी का नेता चुनने की आजादी भी। इसी मांग को लेकर सूडान में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, लेकिन उमर अल बशीर सेना की मदद से या तो इन प्रदर्शनों को कुचलवा देते या फिर उठने ही नहीं देते। तब सेना बीच में आई और जनता की आवाज बनकर तख्ता पलट कर दिया। इस तरह 2019 में उमर अल बशीर को राष्ट्रपति पद से हटाकर सेना ने अपना शासन शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को तो लोकतांत्रिक शासन चाहिए था, इसलिए प्रदर्शन अभी भी जारी रहे। तब सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। एक शासकीय निकाय गवर्निंग बॉडी बनाई गई, जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब देश को चलाने की जिम्मेदारी इसी शासकीय परिषद पर डाली गई और राष्ट्रपति पद के लिए प्रदर्शनकारियों की ओर से चुने गए नेता अब्दुल्ला हमदौक को नियुक्त किया गया। आम जनता तो खुश थी, लेकिन शायद सेना को अब भी खुशी नहीं मिली, क्योंकि सेना तो अपना शासन चाहती थी। इसलिए एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार नागरिकों की ओर से नहीं बल्कि सेना की ओर से। और अक्टूबर 2021 में एक ही झटके में सेना ने फिर से तख्ता पलटकर हमदौक को कुर्सी से हटा दिया। इस बार देश के राष्ट्रपति बने आर्मी चीफ अब्देल फतह अल बुरहान। वहीं मोहम्मद हमदान दगालो को उपराष्ट्रपति बनाया गया। मोहम्मद हमदान देश की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के प्रमुख थे। अब यहां की सेना को थोड़ा समझने की कोशिश करें। रैपिड सपोर्ट फोर्स, जैसा कि बताया गया, एक अर्धसैनिक बल है। जिस तरह भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जैसे अर्धसैनिक बल हैं, उसी तरह सूडान की अर्धसैनिक ताकत है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे वर्ष 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर द्वारा स्थापित किया गया था। इस फोर्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य था अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाना। वहीं दूसरी ओर है मुख्य सेना, जिसके कंधों पर देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन 2021 में तख्ता पलट करने के बाद सेना अपनी ही साजिशों में उलझ गई और अब्देल अल बुरहान सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गए। वहीं उपराष्ट्रपति हमदान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि ये दोनों ही आर्मी में रहते हुए अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में कदम रखते ही दोनों की दोस्ती हवा हो गई, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमदान की तरफ से हुई, जिन्होंने रैपिड फोर्स को देश के कई हिस्सों में तैनात कर दिया। यह तैनाती वहां भी की गई जहां केवल आर्मी की मौजूदगी होनी चाहिए थी। इसी वजह से अब्देल बुरहान को गहरी साजिश की बू आने लगी। उन्हें लगा कि हमदान अंदर ही अंदर उनके खिलाफ कोई जाल बुन रहे हैं और अगर हमदान की हरकतों को रोका ना गया तो राष्ट्रपति की शक्ति सिर्फ नाम की रह जाएगी और वास्तविक सत्ता हमदान के हाथों में पहुंच जाएगी। फिर बुरहान के साथ भी वही होगा जो 2019 में बशीर और 2021 में हमदौक के साथ हुआ, यानी बुरहान को भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति बुरहान का डर बढ़ता चला गया और उन्होंने फैसला किया कि रैपिड फोर्स को सेना में ही शामिल किया जाए। लेकिन उनके इस निर्णय पर हमदान ने आपत्ति जताई, क्योंकि उनका मानना था कि बुरहान ऐसा करके उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। बस यहीं से पूर्व सैन्य अधिकारी और वर्तमान नेता आमने सामने आ गए। हमदान इस फैसले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब इस विवाद को शांत करने के लिए सेना और RSF को एकीकृत करने का फैसला किया गया, यानी दोनों की संयुक्त सेना बनाई जाए, जिसका नियंत्रण जिसके हाथ में होगा
वही देश का असली शासक कहलाएगा। इसलिए राष्ट्रपति बुरहान चाहते थे कि इस संयुक्त सेना का नियंत्रण उनके हाथों में रहे, लेकिन हमदान चाहते हैं कि नियंत्रण उनके हाथों में रहे, और इसी नियंत्रण को लेकर दोनों अपनी अपनी सेनाओं को आपस में भिड़वा रहे हैं। 14-15 अप्रैल से शुरू हुई इस जंग में आरएसएफ की अगुवाई हमदान कर रहे हैं, जबकि सेना का नेतृत्व बुरहान के हाथों में है। अब तो इन दोनों ने देश के अलग अलग शहरों में कब्जा कर आतंक मचाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बदनाम नाम है आरएसएफ का, जिसने दारफुर क्षेत्र के अल फाशिर शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वहां ऐसा उत्पात मचाया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक हिल गई। वहां मौजूद लोगों को जान से मार दिया गया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया, बच्चों को जमीन और दीवारों पर पटक पटक कर मार दिया गया और जवान लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों और बयानों के अनुसार आरएसएफ पर पहले भी मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। यह संगठन पहले भी नरसंहार और अन्य अपराधों में दोषी पाया गया है। 2019 में जब इस संगठन को प्रदर्शनकारियों को रोकने और प्रदर्शनों को दबाने के लिए भेजा गया था, तब इसने 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान ले ली थी। और इस समय चल रही जंग में भी यह संगठन खूब आतंक मचा रहा है। खार्तूम एयरपोर्ट पर बमबारी कर कई हवाई जहाजों को जला दिया गया है। अल फाशिर में 3 दिन के अंदर 1800 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया, जिसका सबूत येल यूनिवर्सिटी द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज के रूप में पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें अल फाशिर की जमीन जगह जगह खून से रंगी सुर्ख लाल दिख रही है। शहर का आखिरी अस्पताल भी जलकर राख हो चुका है। भूख से तड़पते रोते बिलखते लोग अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। आरएसएफ का कहना है कि वह लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच की यह लड़ाई अब इंसानियत के खिलाफ हो चुकी है। इसकी डोर खींचने वाले बाहरी मुस्लिम देश हैं, जैसे सेना के समर्थन में खड़ा है मिस्र, इजिप्ट, जिसने आर्मी को हथियार पहुंचाने से लेकर पैसे और जरूरी सामान मुहैया करवाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। जबकि आरएसएफ के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश समर्थन में उतरे हैं। ये क्लिप सूडान की एक मस्जिद से सामने आई है, जिसमें इमाम साहब यूएई को बद्दुआ देते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद इमाम साहब यूएई पर बरसते हुए कहते हैं कि अल्लाह उसे किए का फल जरूर देगा, आसमान से कहर बरपेगा। इसी तरह की दुआएं देश के लोग भी मांग रहे हैं और सेना की सत्ता से बेदखली की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जैसे दुनिया मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि जल्द ही लोगों की यह दुआ कबूल होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूएई पर दर्ज मामले को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उसने नरसंहार कन्वेंशन से खुद को अलग रखा है, इसलिए वह इस मामले में सूडान की कोई मदद नहीं कर सकता। वहीं कई दूसरे देश भी चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने दोनों ही सेनाओं को यह जंग जल्द से जल्द रोकने की हिदायत दी है और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। खबर यह भी है कि अमेरिका के अधिकारियों पर हुए हमले की वजह से वह भी इस जंग में कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध और ज्यादा घातक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सूडान में मौजूदा संकट दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और विस्थापन संकटों में से एक बन चुका है, जहां 5 करोड़ से ज्यादा आबादी में से लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग देश से पलायन कर रहे हैं, जबकि हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की वजह से भारत में भी राजनीति शुरू हो गई है। खबर है कि सूडान में 30 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जो उन्हीं इलाकों में हैं जहां जंग सबसे ज्यादा भयानक है। ये सभी कर्नाटक के निवासी हैं, और आप तो जानते ही हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है और सूडान से भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाने की मांग कर रहा है। यानी एक तरफ तो सूडान में 2 जनरलों की लड़ाई जहरीली टॉक्सिक जंग बन चुकी है, जिसमें आम इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, और दूसरी तरफ बाकी देश अपनी ही साजिशों में उलझे हुए हैं। अब यह जंग कहां जाकर खत्म होगी? आम जनता को और कितना भुगतना होगा? क्या दक्षिण सूडान की तरह फिर से सूडान के 2 टुकड़े होंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।